जय हिंद। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है आरआरबी ग्रुप डी का साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर का फुल डिस्कशन करेंगे पिक्चर के साथ में। और ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 3/10/2018 और ये है 3/10/2018 का शिफ्ट नंबर 2, शिफ्ट नंबर 1 और इसके पहले क्लास 6 क्लास हो चुका है। ये हमारा क्लास नंबर 7 है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा जरूर देखें ताकि साइंस का सेक्शन आपका मजबूत हो पाए और आपका रिवीजन भी जो है परफेक्ट हो पाए। तो चलिए हम जो है शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो बेल सब्सक्राइब करके जो है इसका बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। देखो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो भी आपका सुझाव हो। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व है। तो रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व है, ये सबसे बड़ी बात है। और जो पूर्ण उसका वर्ग जो है पूरा भरा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो क्या है, अक्रिय तत्व है। तो इसमें कौन है, तो आप जगह क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या जिसका 18 है। 18 मतलब आर्गन होता है, यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ग 18 में आता है ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ये आपका तो आपका रेडियोएक्टिव हो गया। तो ये है जो आपका यहाँ पे है, ये वर्ग 18 का तत्व, यही सभी क्या है, अक्रिय गैस है। और साथ ही साथ इसकी क्या होती है, जो बाहरी आवरण होता है यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरी तरह से भरा हुआ होता है। हीलियम में जो होता है 2 होता है, बाकी सारे जितने भी अक्रिय तत्व है उन सभी में क्या होते हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 8 होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। इसको याद रखने के लिए आप ट्रिक है कि हीना, नीना और करीना जिंदा रहना। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको याद रख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हीना, नीना और करीना जिंदा मतलब कि जेनॉन रहना, रेडॉन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है। तो आधुनिक आवर्त सारणी को जान लीजिए, उसमें से बताना है कौन सी आवर्त में जो है 32 तत्व है। तो यहाँ पे जो है आप देखिए कि किसमें जो है 32 तत्व है। पहले तो आपको बताता हूँ कि इसमें आपका जो आवर्त 6 है इसमें 32 तत्व है। अब आपको पता है आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वर्गों की संख्या यानी समूह की संख्या पूछा जाता है तो वो कुल 18 होता, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आवर्त की संख्या पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में है वो 7 आवर्त है और 7 आवर्त वो अलग अलग है। जैसे प्रथम आवर्त में जो है केवल 2 तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि दोनों ही गैस है। दूसरी आवर्त में जो है आपका 8 तत्व है और तीसरी में भी 8। तो दूसरी और तीसरी में जो है आपका ये 8 तत्व है। चौथी और पांचवी में 18 है, जबकि छठी में जो है ये आपका कितना है, 32 है। सातवीं आवर्त जो है आपका भी अधूरा है। तो आपको हम इससे पहले भी कई वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आवर्त में जो तत्वों की संख्या है आप इसको ऐसे याद रखेंगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो ऐसे याद रखेंगे, काफी इजी है, आपको याद हो जाएगा। तो 7वां आवर्त क्या है, भी अधूरा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं। जो छोटे जीव होते हैं वो पूर्ण विकसित जो वयस्क होता है उससे एक अलग हो जाता है और एक नया जीव स्वतंत्र बनाता है। तो ये किस प्रकार का जनन में ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, तो यहाँ पिक्चर किसका है, हाइड्रा का है। ये हाइड्रा जो है एक पूर्ण विकसित जीव है। अब इसमें से क्या होगा, इस तरह का एक निकलेगा ये गांठ जिसको बोलते हैं मुकुल। ठीक है, ये मुकुल निकलेगा यहाँ से। जब ये मुकुल विकसित हो जाएगा तो इस तरह से पूरा विकसित हो जाएगा तो ये एक अलग स्वतंत्र जीव बनाते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मुकुलन। क्या कहते हैं, मुकुलन। तो इसका मुकुलन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए ये सब जो होता है अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है और अलैंगिक जनन के कई प्रकार हैं, जिसमें से कि आपका ये 5 खंड आपको याद रखना है। एक होता है विखंडन या फिर इसी को आप द्विखंडन कहते हो। तो द्विखंडन में क्या होता है, जैसे ईस्ट और अमीबा, ये जो द्विखंडन होता है ईस्ट और अमीबा में होता है। बहुखंडन जो होता है वो प्लाज्मोडियम में होता है। और खंडन का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये पुनर्जनन ही है। क्या है, पुनर्जनन, जो कि स्पाइरोगैरम आपको देखने को खासतौर पे मिलेगा। वहीं पे जो है पुनर्जनन को जो है आपका पुनर्भवन कहा जाता है, जो कि प्लेनेरिया में भी देखने को मिलता है।
अब मुकुल जो होता है आपका ईस्ट और हाइड्रा इसमें देखने को मिलता है। ईस्ट में जो है विखंडन भी होता है और मुकुल के द्वारा भी हुआ करता है, और हाइड्रा भी इसी कैटेगरी में आता है। यहाँ से जो है आप ध्यान रखेंगे इसके साथ ही साथ आप पे कुछ बातें कि जो आपका संघ पेरिफेरा है और संघ प्रोटोजोआ, इसमें जो अलैंगिक जनन होता है इसमें अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन दोनों ही प्रकार का होता है, ठीक है। यानी कि इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों होगा। संघ पेरिफेरा में जो है ये निषेचन आंतरिक विधि से होता है। देखिए पेरिफेरा में जो होता है इसका जो सतह पे होता है वो छिद्रनुमा छेदा यानी कि छिद्र जैसा पाया जाता है इसका शरीर पे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है आप कई सारे जो है आप पेरिफेरा संघ को देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, पेरिफेरा संघ का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष किसको मापा जाता है, ये दूरी की इकाई क्या है, खगोलीय दूरी की इकाई है, पता होगा आपको। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाइड्रा और स्टारफिश और प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रकार द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे को क्या मुख्य रूप से जो हाइड्रा होता है उसमें मुकुलन के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। क्या होता है, मुकुलन द्वारा। लेकिन जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया इसमें तो पुनर्जनन के द्वारा होता है। क्या होता है, पुनर्जनन द्वारा होता है। और यही पुनर्जनन में ही आपका जो है हाइड्रा को भी जो है पुनर्जनन के अंतर्गत ही इसको ले लिया जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्लेनेरिया किसमें हो जाएगा, पुनर्जनन में, क्योंकि कुछ हाइड्रा जो है इसमें पुनर्जनन की विधि भी होता है, इस ध्यान रखना है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये किसका है, ये प्लेनेरिया का है। किसका है, प्लेनेरिया का। और ये जो है आपका स्टार फिश है। और यहाँ जो है आप देख सकते हैं ये प्लेनेरिया में किस प्रकार से जो होता है आपका पुनर्जनन जो होता है वो इस तरह से होता है कि कोई जीव जो है यहाँ पे वो क्या होता है, उसका खंडन हो जाता है। तो अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको बता ही चुका हूँ कि विखंडन, जिसको द्विखंडन भी कर सकते हैं, ईस्ट और अमीबा में ये आपको देखने को मिलेगा। बहुखंडन जो है प्लाज्मोडियम में, और खंडन जो है ये स्पाइरोगैरा में। लेकिन ध्यान रखना है कि खंडन जो होता है वो मुख्य रूप से जो वस्तु होता है ये आपका पुनर्जनन का ही एक रूप है। अब पुनर्जनन किसमें होता है, खासतौर पे प्लेनेरिया में और ईस्ट में जो आपका ईस्ट और हाइड्रा में ये मुकुल द्वारा होता है। लेकिन ये क्वेश्चन में जो है पुनर्जनन के हाइड्रा जो था ये पुनर्जनन में भी कुछ आ जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाला इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका स्टार फिश है, स्टार फिश इसको जो बोलते हैं इसको ये कौन सा संघ का है, तो ये इकाइनोमेट्रा का संघ का है। वहीं आपका जो प्लेनेरिया है ये प्लेटी हेल्थी मेज है। और प्लेनेरिया जीव जो होता है ये स्वतंत्र जीवी प्रणाली है, जो कि हाइड्रा आपका है ये आपका निडेरिया संघ में आता है। यहाँ पे आप जो है फिर से आपको दिखाता हूँ, ये क्या है आपका बताइए, आपको याद होना चाहिए। ये प्लेनेरिया है। ये क्या है जल्दी से बताइए, ये तो स्टारफिश है। स्टार की तरह इसकी रचना भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास का है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में स्थित ऊर्जा होगी। तो स्थित ऊर्जा किसमें होगी बताइए। तो हमने क्या कहा कि स्थित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो ध्यान रखिए, mgh। तो यानी कि जो है उसमें द्रव्यमान होगा और उसमें क्या होगा, हाइट होगा। तो हाइट किसमें है, चलती हुई गोली में नहीं, यहाँ पे उठाया हुआ हथौड़ा। तो उठाया हुआ हथौड़ा में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए किसका हथौड़ा है, ये थोर का हथौड़ा और ये थोर है। तो ये क्या हुआ है, हाथ में उठाया हुआ। तो उठाने का कारण क्या है, इसमें अभी ऊंचाई है, इसलिए इसमें क्या होगा, स्थित ऊर्जा। तो उठाया हुआ हाथ में क्या होगा, स्थित ऊर्जा। चूंकि ये गति में है, ये भी गति में है, ये भी गति में है। तो गति में नहीं होना चाहिए, रुका होना चाहिए, ऊंचाई पर होना चाहिए। तो इसमें हथौड़ा, उठाया हुआ हथौड़ा में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है। ये फिल्म को तो सभी ने देखे होंगे, किसने किसने जो है इसको, कौन कौन जो है इसको जानते हैं, जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि निम्न में क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। पिछले सेट में हम जो है क्लास में आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत का बारे में बता चुका हूं। अब यह बताना है कौन नहीं है। यदि आप पिछला वीडियो देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे हमने क्या बताया था कि उसका जो होता है हाइड्रोमीटर, ये आपका क्या होता है, ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। पनडुब्बी भी है और आपका लेक्टोमीटर भी है। यहाँ पे ओडोमीटर नहीं है, क्योंकि ओडोमीटर जो है ये क्या करता है, आपका जो गाड़ी का पहिया होता है उसको मापने का काम करता, मतलब पहिया बोलते हैं, गति, जो पहिए का गति होता है उसको मापता है। थोड़ा सा आर्किमिडीज के सिद्धांत को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि रिवाइज करना सबसे मेन उद्देश्य है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या फिर अंशतः डुबाया जाता है, तब वस्तु ऊपर की ओर तरफ जो है लगने वाला एक बल का अनुभव करती है। वस्तु अनुभव करती है क्या कि वो उसके ऊपर जो है कोई बल लग रहा है ऊपर की तरफ।
और ये बल क्या द्वारा जो होता है, ये बल जो होता है वस्तु द्वारा विस्थापित जो तरल होता है उसके भार के बराबर होता है। जितने बल का वो अनुभव करते हैं ऊपर की तरफ, वो उसका वो क्या होता है, उसके द्वारा जो विस्थापित तरल होता है वो उसके बराबर होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा कि जो पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व है उसको मापने के लिए, ज्ञात करने के लिए, जो आपका जलयान है या पनडुब्बी है उसके डिजाइन बनाने में किया जाता है। दुग्धमापी, जिसको दुग्धमापी क्या होता है, इलेक्ट्रोमीटर जिसको बोलते हैं आप, या इलेक्ट्रोमीटर, ठीक है, इसी से क्या होता है दुग्धमापी। और हाइड्रोमीटर जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा चीज आपको मिल गया। और यही कारण है कि जो आपका लोहे एवं स्टील का जो बना हुआ जलयान होता है इतना बड़ा होते हुए भी जो है ये जल पर तैरता रहता है, लेकिन एक छोटी सी जो सुई होता है यानी पिन होता है वो जल में डूब जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पिन को जो है वो अलग उद्देश्य से बनाया जाता है, जबकि जलयान को जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बनाया जाता है, इसीलिए जल पर ये तैरता है, डूबता नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है। तो किसकी इकाइयां समान है, इस तरह के क्वेश्चन तो आप अभी तक देख चुके हैं कि जब हम सेट बाय सेट करवा रहे हैं तो कई बार जो है ये अभी तक रिपीट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा का दोनों का ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है, रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये फेवरेट क्वेश्चन जो है आप कई बार है ना, हर सेट में, कई बार क्या हर सेट में जो है इसको आप देख सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सही या गलत है। तो इसमें आप तो याद हो गया कि ऑक्सीजन में जो ध्वनि की चाल होता है वो 316 मीटर पर सेकेंड होता है, और जो आपका आशुद्ध जल में होता है 398 मीटर पर सेकेंड होता है। ये दोनों ही कथन क्या है, सही है, और ये आपको सी या फिर डी में मिल जाएगा। यहाँ पे आपका सी में है तो ये सी में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और अधिकांश में तो ये सी ही आ रहा था, किसी किसी में डी भी था। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह डैश से संबंधित है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है तो यहाँ बताना है किस समूह से संबंधित है और कौन सा आवर्त से संबंधित है। आवर्त की बात करें तो यहाँ पे कितने कक्ष हैं, 3 कक्ष है, यानी कि ये तीसरी आवर्त से संबंध है। तो तीसरा आवर्त ये खत्म, तो आवर्त 3 जो है आपका केवल यहाँ, तो केवल सिंपल था। देखिए जितना कक्ष की संख्या है ना उतना ही आवर्त की संख्या होती है। तो कक्ष की संख्या कितना है, 1, 2 और ये 3, यानी कि 3 चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, 1, ये 2 और ये 3, तो ये 3 आवर्त हो गया। तो इस तरह से ये आवर्त 3 हो गया, कक्षा 3 तो आवर्त 3। हाँ, अब यहाँ पे रही बात कि ये जो है आपका कौन सा किसका है, तो 10 8 16 मतलब क्या हो गया कि आपका ये ऑक्सीजन 16 मतलब क्या होगा, सल्फर का है, जो कि समूह 16 से ही बिलोंग करता है। थोड़ा सा इसको आप आवर्त सारणी में भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप वर्ग 16 को देख सकते हैं, और वर्ग 16 का जो प्रथम सदस्य है वो कौन है, ऑक्सीजन है, इसीलिए इस पूरे सदस्य का नाम ही जो है ऑक्सीजन फैमिली रखा जाता है। ठीक है, ये किसका फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली इसको कहा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलिकॉन, इसमें से क्या है आपका ये सिलिकॉन बोल दिए, ठीक है, सिलिकॉन है, सिलेनियम है। तो ये आपका जो ऑक्सीजन सल्फर हो गया, ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑक्सीजन फैमिली हो गया। और जितने भी इसमें हैं सभी के संयोजी लास्ट में जो होगा वो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होगा। यहाँ जो है आपका 17 वर्ग 17 है, इसमें से संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो 7 होगा, और ये वर्ग 18 है जिसको शून्य वर्ग या फिर उग्र तत्व कहा जाता है, जिसका कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 8 होगा, यानी अंतिम में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होगा, केवल जो हीलियम है इसको छोड़ के, क्योंकि इसके अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो हड्डी में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं, देखिए अधिचर्मिक जो यानी कि एपिडर्मिक है, ये आपका क्या होता है, जो त्वचा होता है उसमें पाया जाता है। तो हड्डी में जो होता है आपका ये संयोजी ऊतक पाया जाता है, क्या, संयोजी ऊतक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊतक के बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, इसके पहले भी हम ऊतक के बारे में आपको बता चुके हैं। ऊतक का जो अध्ययन कहलाता है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है, और हिस्टोलॉजी के जनक जो है वो माल गिली को कहा जाता है। और सबसे पहले ऊतक का विकास जो है वो सिलिटरा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। जंतु ऊतक की बात करें तो ये 4 प्रकार की होती है, जिसमें आपका पहला आता है संयोजी ऊतक। इसका काम क्या है कि शरीर के विभिन्न अंग को क्या करना, आपस में जोड़ना इसका मुख्य कार्य है। जैसे कि आपका हड्डी हो गया यानी अस्थि हो गया, रक्त हो गया, लसिका हो गया, एटसेट्रा, ये सब किस प्रकार का ऊतक से बने होते हैं, तो संयोजी ऊतक से बने होते हैं। दूसरा आपका तंत्रिका ऊतक होता है, जिससे कि आपका मस्तिष्क जो होता है बना होता है तंत्रिका ऊतक से। पेशीय ऊतक होता है तीसरा आपका, जिससे कि आपका जो मांसपेशी होता है वो बना होता है। अच्छा ध्यान रखिएगा कि मांसपेशी और नस ये दोनों अलग चीजें हैं,
और साथ ही साथ जो चौथा होता है उपकला और एडिपोज ऊतक, इससे क्या होता है, त्वचा बना होता है। कैसे क्या बनाता है, त्वचा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है कि डैश हड्डियों को जोड़ता है, यानी हड्डी हड्डी को कौन जोड़ने का काम करता है। तो स्नायु बल क्या करता है, ये हड्डी को जोड़ने का काम करता है। इसी को जो आप लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगामेंट, हड्डियों को जोड़ने का काम। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं हड्डियों को, ये जो है आपका ये हड्डी है और ये फिर आपका क्या है, ये हड्डी है। ठीक है, तो इस हड्डी को कौन जोड़ा है, ये भी आपका क्या है, हड्डी है और ये भी आपका क्या है, हड्डी है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हड्डी और इस हड्डी को कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे ये लिगामेंट हो गया। फिर ये अभी आपका हड्डी है और ये भी आपका हड्डी है, तो इसको भी ये कौन जोड़ रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं, तो इसका नाम भी क्या है, लिगामेंट है। तो हड्डी हड्डी को लिगामेंट जुड़ता है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका थोड़ा हल्का लाल कलर देख रहे हैं, ये हड्डी नहीं है, ये क्या है, आपका मांस है, मांस। ठीक है, और ये मांस क्या कर रहा है, और ये यहाँ पे देखिए ये मांस है आपका, और ये जो है आपका हड्डी है, और यहाँ पे जो है इन दोनों को जोड़ रहा है ये आपका बीच वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है आपका ये जोड़ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आप टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडन। तो मांस और हड्डी को कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। और मांस और मांस को कौन जोड़ता है, आपका लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इस चीज को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अस्थि को कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट। मांस और अस्थि को कौन जोड़ता है, तो टेंडन, यहाँ टेंडम है, टेंडन होगा। ठीक है, और मांस और मांस को कौन जोड़ता है, सेलेक्सर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, सेलेक्सर, मांस और मांस को जोड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के, ये जो है आपका मसल्स है, मसल्स यानी कि मांस है, और ये जो है आपका इस हड्डी से जो है ये जुड़ रहा है, इसको नहीं, ये वाला चीज, तो इसी को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। वहीं जो आपका ये हड्डी है और ये भी आपका हड्डी है, तो इस हड्डी कौन जोड़ रहा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा क्या बोलते हैं, इसको लिगामेंट कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर जो है 1-2 बार पीछे करके देख लीजिए, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। कहते हैं ये दिया गया चिन्ह जो है विद्युत घटक का प्रतिनिधित्व करता है, जो है, तो ये किस प्रकार के विद्युत घटक का करता है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ यदि ये वाला होता इस तरह का, यदि तीर चिन्ह इस पे नहीं होता तो वो क्या होता, आपका प्रतिरोधक हो जाता। लेकिन यहाँ तीर चिन्ह दिया है इसलिए प्रतिरोधक नहीं होगा, ये क्या होगा, ये धारा नियंत्रक है। क्या है, धारा नियंत्रक। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है कई सारे जो अवयव है उसके प्रतीक को देख सकते हैं, जैसे कि संयोजकता, तो इस तरह का सिर्फ लाइन है तो संयोजकता, ऐसा है तो आपका ये स्विच ऑफ जो की स्थिति को ये दिखाता है। यही यदि जुड़ जाएगा इस तरह से जुड़ जाएगा तो ये स्विच ऑन की स्थिति को दर्शाएगा। जबकि इस तरह की आकृति जो है आपको विद्युत बल को दिखाता है, और ये जो है आपका सेल, जबकि इस यही सेल जो है किसी समूह में रहेगा तो इसको बैटरी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए फिगर से। ये आपका विरल माध्यम है, विरल माध्यम, और ये आपका सघन माध्यम है। यानी कि यदि आप इसको हवा मानते हैं तो इसे आप जल या कांच कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाता है तो ये क्या होता है, अभिलंब की तरफ मुड़ गया। अभिलंब की तरफ मुड़ने का मतलब क्या हो गया, उसकी गति कम हो गई। तो उसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। गति कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अभिलंब की तरफ मुड़ गया। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखेंगे कि विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक होती है, और सघन माध्यम में जो प्रकाश की चाल होता है अपेक्षाकृत कम होती है। अपेक्षाकृत मतलब दोनों के अपेक्षा में तुलना किया जाए तो। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे आप इसी में समझ सकते हैं, ये एक आपका क्या हो रहा है, सघन माध्यम से जो है विरल माध्यम में जा रहा है। यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाता है तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। ऐसे स्थिति में जो है गति जो है आपका यहाँ पे गति बढ़ जाएगा, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की गति अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले भी जो है इस तरह का रिविजन करवा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अत्याधिक उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी का मतलब क्या हो गया कि उष्मा का उत्सर्जन होता हो वो चीज करने से। तो आपको यहाँ क्या है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे कि आपको पता है कि ये एक एसिड है, अम्ल है, तो जब आप अम्ल को जल में घोलिएगा तो वो उष्मा का उत्सर्जन तो होगा ही होगा। तो ऑप्शन क्या आपका ए ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास है कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यदि आप पूरा सेट देख रहे हैं लगातार तो आपको पता होगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 किलोवाट घंटा कितना, देखिए कितना जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो कितना जूल के बराबर होता है, ये आपका 36 लाख जूल के बराबर होता है। कितना, 36 लाख।
अब यहाँ पे सिर्फ आपका यदि किलो नहीं होता, सिर्फ 1 वाट घंटा होता, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किलो का मतलब क्या होता है कि 3 जीरो एक्स्ट्रा लग जाना, ठीक है, किलो का मतलब क्या होता है 3 जीरो एक्स्ट्रा लग जाना। सिर्फ यहाँ पे वाट घंटा होता तो 3600 जूल हो जाता, लेकिन यहाँ पे के आ गया तो के का मतलब क्या हो गया कि 1000, तो 1000 जूल इसमें एक्स्ट्रा बढ़ गया और उसमें कोई बात नहीं था। बहुत सारा जो है 3600 मार के निकल जाते, लेकिन ये गलत हो जाता क्योंकि यहाँ पे के है, के का मतलब 1000 होता है। देखिए शक्ति है, शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और शक्ति का मात्रक जो होता है वो आपका जूल प्रति सेकेंड, जिसको कि वाट कहते हैं। और शक्ति का अन्य मात्रक भी होता है अश्व शक्ति, और एक अश्व शक्ति यानी HP बराबर 746 वाट के बराबर होता है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमीटर जो है विद्युत धारा और ओ मीटर क्या होगा, ठीक है। तो अमीटर से क्या करते हैं, विद्युत धारा मापा जाता है, तो ओम मीटर से क्या करेंगे, ओम मीटर है तो ओम किसका मात्रक है, तो ये प्रतिरोध का है, तो प्रतिरोध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि जी की SI इकाई त्वरण की SI इकाई के बराबर होती है, ठीक है, तो जो कि डैश है, यानी कि जी का मात्रक आपसे पूछा गया, जी क्या है, एक त्वरण है, त्वरण का सही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कई बार बता चुका हूँ इसके बारे में। हाँ, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, बस अंदर क्या है कि यहाँ पे परिसंचरण तंत्र दिया हुआ है, वहाँ पे संवहनीय तंत्र दिया हुआ था, तो कोई खास बात नहीं, परिसंचरण संवहन दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसके बारे में बताना है क्या सही है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है, इसलिए कहता हूँ वीडियो को पूरा देखिए और बहुत अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही नहीं है ये बताना है। क्या कहता है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6 से 8 लीटर होती है, नहीं, एक वयस्क मनुष्य में जो है 6 से 8 लीटर नहीं, बल्कि जो है 5 से 6 लीटर जो होता है रक्त होता है एक मनुष्य, वयस्क मनुष्य में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए ही गलत हो जाएगा, और जो गलत था वही खोजना था, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि जो परिसंचरण तंत्र होता है वो मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% भाग होता है, और लाल रक्त कण की जो आयु होती है जो आपका वो 115 से 120 दिन की होती है, और केवल रक्त ही जो होता है वह श्वेत प्रभावी संयोजी ऊतक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध क्या होते हैं। यदि बड़े परमाणु से बना हुआ है तो उसका मतलब है कि उसकी जो बंधन होगा वो बहुत ही कमजोर होगा, ठीक है, जितना छोटा बनेगा उतना ज्यादा मजबूत बनेगा, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत कमजोर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और यहाँ पे दांत से संबंधित है कि दांतों का टूटना कब शुरू होता है, जब मुंह का पीएच मान डैश होता है। तो आपकी दांत कब टूटना शुरू हो जाएगा, ये जो दांत दिख रहा है ये दांत कब टूटना शुरू हो जाएगा, तो जब आपके पीएच मान जो हो जाएगा वो 5.5 से कम हो जाएगा, तब दांत जो है टूटना शुरू कर जाएगा। देखिए दांत कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार का मतलब क्या कि आपका जो एक होता है इंसीजर, ठीक है, क्या होता है, एक इंसीजर दांत होता है, फिर होता है प्रीमोलर, फिर मोलर, और उसके बाद कैनाइन, इस तरह का आपका ये दांत होता है, ठीक है। क्या बोले, इंसीजर, दो आपके जो आपके यहाँ आगे की जो दांत होती है ये, ठीक है, ये क्या बोलता है आपका इंसीजर होता है, क्या होता है इंसीजर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बाकी दांत के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही ध्यान रखिएगा इसकी संरचना के बारे में कई पढ़ता है। दांत जो है कैल्शियम फॉस्फेट का, अधिकांश हिस्सा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, तो इसमें जो ऊपर सबसे ऊपरी भाग होता है उसको इनेमल कहते हैं, और इसके नीचे वाला हिस्सा का जो है वो डेंटिन कहते हैं। इनेमल जो होता है ये सबसे शरीर का ही सबसे कठोर हिस्सा होता है, जो दांत का ये इनेमल भाग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव पर विषुवत रेखा पर क्रमशः WP और WE है, यदि पृथ्वी घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा, यहाँ पे दो ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर। उत्तरी ध्रुव पर कितना है, WP है, पोल, P मतलब पोल हो गया, वेट ऑफ पोल यानी ध्रुव पर पोल हो गया, और ये आपका हो गया वेट ऑफ इक्वेटर, यानी कि आपका विषुवत रेखा पर ये वेट हो गया। तो ये क्या होगा, तो घूर्णन करना रुक जाए तो क्या होगा ये बताना है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि क्या WP पे बढ़ जाएगा, यानी WP बढ़ जाएगा, यानी पोल पे वेट बढ़ जाएगा, नहीं, पोल पे जो है वेट नहीं बढ़ेगा, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बिल्कुल यही क्या हो जाएगा, सही बात है। देखिए पोल पे जो है वस्तु के भार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जरा इसको यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझाता हूँ आपको फिगर के साथ। यहाँ जो है आप पिक्चर देख सकते हैं, ये आपका क्या है कि जो ये रेड कलर का है ये आपका हो गया भूमध्य रेखा, क्या हो गया, भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है। वहीं पे जो है इसी को भूमध्य रेखा को ही आप विषुवत रेखा कहते हैं, क्या
क्या करते हैं, विषुवत रेखा। इसके आप जब 23 डिग्री ऊपर जाइएगा तो आपको ये कर्क रेखा होगा, ये कर्क रेखा, और जब आप 23 डिग्री आप दक्षिण की तरफ आइएगा तो ये आपका जो हो जाएगा मकर रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो रही बात भूमध्य रेखा की बात, तो भूमध्य रेखा को समझिए, ध्यान रखिएगा कि अब पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। तो पृथ्वी के घूर्णन करने से क्या होगा कि विषुवत रेखा पर, यदि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, नहीं कर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, पृथ्वी की घूर्णन करने से क्या होगा कि विषुवत रेखा पर जो है आपका वस्तु का भार घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तथा घटने से जो होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन ध्रुव पर जो है इसका कोई प्रभाव नहीं। ध्रुव कहाँ हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये ध्रुव है। ठीक है, तो ध्रुव पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। बाकी जो रहेगा वो उल्टा प्रभाव होगा। निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, कैल्शियम, तांबा, कार्बन और क्लोरीन। तो पहले तो आपको इस सभी के तत्व का संकेत और पता होना चाहिए। जैसे कैल्शियम का क्या होता है संख्या, Ca होता है, तो Ca इसमें कितने अक्षर हो गए, 2 अक्षर हो गए। कॉपर का जो होता है वो तांबा इसको बोलते हैं, Cu होता है, इसमें भी 2 अक्षर हो गए। कार्बन का C होता है और परमाणु संख्या 6, तो इसमें एक ही है और एक ही अक्षर होना चाहिए था, तो ऑप्शन हमारा C हो जाएगा, केवल कार्बन। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए इस तरह का हमने लिख के रखा है। तो ये क्लोरीन का क्या होता है, Cl17, जिसकी परमाणु संख्या 17 होता है। क्लोरीन क्या है, अधातु। इसमें 2 जो है अधातु है और ये 2 जो है धातु है। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि दिया गया प्रतीक देश का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे जो दिया हुआ है किसका कर रहा है, तो ये एक ही है, तो ये केवल हाइड्रोजन का प्रतिनिधित्व करता है। अब हाइड्रोजन के बारे में आप एक बार रिवाइज कर लीजिए फिर से कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, जो कि क्षारीय धातु के समान है। इसकी खोजकर्ता जो है वो हेनरी कैवेंडिश है और हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है और ये पहला आवर्त में भी रहता है। सबसे हल्का हाइड्रोजन जो होता है सबसे हल्का है, साथ ही सबसे हल्का गैस भी है। और हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें कि आपका न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसी के आधार पर आपका ये क्वेश्चन भी था। हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन से इतना बातें ध्यान रखिएगा और हम आपको लगातार जो है हाइड्रोजन से इतनी सारी बातें रिवाइज करवाते रहते हैं। इससे अधिक जो है हाइड्रोजन से क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इतना ही। तो ये इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। कमेंट और लाइक अभी तक नहीं किए तो लाइक, इतनी मेहनत पे लाइक तो बनता ही है। और कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए कहा, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ऑलरेडी ये थोड़ा सा बड़ा है ही, लेकिन क्या करेंगे, आपका विश्लेषण भी तो अच्छा होना चाहिए ताकि रिवीजन अच्छा हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।